नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस ऐतिहासिक डेट पर एक खास विषय की चर्चा करने और दुनिया भर के अपडेट जानने। जी हां साथियों, आज तारीख 24 फरवरी है, लेकिन साल बदल चुका है। गत वर्ष इसी साल दुनिया में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना ने स्थान लिया था। घटना थी रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। आज ही के दिन जी हां साथियों, ऐसी स्थिति में जब यह घटना ने लास्ट ईयर अंजाम लिया था तो उसके बाद से दुनिया भर के अंदर यह विषय बहुत बड़ी चर्चा का था कि जो युद्ध रशिया के अनुसार 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, आज वो पूरा 1 साल निकाल चुका है। और उस 1 साल के अंदर क्या खोया और क्या पाया। सामान्यतः साथियों, जितनी भी सालगिरह होती हैं, चाहे वो वर्षगांठ के रूप में मनाई जाए, चाहे बरसी के रूप में मनाई जाए, चाहे किसी भी रूप में मनाई जाए, वो हमेशा उस दिन ठहर कर पीछे देखने का मौका देती हैं। आप लोगों के भी जब जन्मदिन आते हैं तो जन्मदिन सेलिब्रेशन केवल इस वजह से नहीं होता कि आपने 1 साल और जिंदगी का कम कर लिया है। वास्तविकता में वो खास दिन आपको लैंडमार्क के रूप में याद दिलाया जाता है, यात्रा के माइलस्टोन के रूप में याद दिलाया जाता है, ताकि आप वहां ठहर कर एक पल के लिए पीछे देख सकें कि कैलेंडर की वही तारीख वापस आ गई है, साल बदल गई है। इस पूरे 365 दिन में मैंने क्या खोया, क्या पाया, और इस पूरे जीवन काल की अगर यही गति या यही एवरेज रही तो मैं आगे किस तरह से आगे बढ़ूंगा। हम में से बहुत सारे लोग सरकास्टिक तरीके से एक डायलॉग मारते हुए पाए जाते हैं। जब भी सालगिरह आती हैं तो वो शायद कई बार सालगिरह पर बेस्ट विशेष को, जैसे आपने किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया या फिर किसी को हैप्पी बर्थडे बोल दिया, तो वो इस विशेष को हैंडल नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति में वो कहते हैं, अजी मेरा तो 1 साल जीवन का और कम हो गया। अजी साहब, वो कम होने को याद नहीं दिला रहा है, वो आपको ये याद दिला रहा है कि ठहरिए, आपने इस 1 साल में क्या किया उसे याद करिए, क्योंकि कभी तो जीवन आपको पलट के देखने का मौका देगा। कभी तो जीवन आपको यह एहसास कराएगा कि रुकिए और देखिए क्या आपने इस साल में कुछ किया है, और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो करिए ना। तो वो वाली जो चीज है वो आज आपको एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय इवेंट की सालगिरह के रूप में जाननी है जिसने पूरी दुनिया को पूरे साल परेशान रखा है। पूरे साल कैसे परेशान रखा आप कहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ा। आप भी बहुत बार अंतरराष्ट्रीय दबाव से गुजरे हैं। भारत बहुत बार महंगाई की चपेट में आते आते बचा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद से जो ओपेक कंट्रीज ने अपनी मोनोपोली चलाने का प्रयास किया था, उससे भी हम बहुत बारीकी से बचकर निकले हैं। हमने रूस से तेल खरीदकर अपनी महंगाई को नियंत्रित रखा है। जो इस काम को नहीं कर पाए, चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, वो बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। दैट मीन्स पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई, लेकिन कितनी प्रभावित हुई, अगेन इस बरसी के अवसर पर इसका एक बार एनालिसिस तो बनता है। तो चलिए आज के सेशन में आपको पूरा फ्लैशबैक बताएंगे और आज का ताजा अपडेट बताएंगे। शुरुआत करते हैं फ्लैशबैक से, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है। सुर्खियां हैं 1 ईयर ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, द इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, डोमेस्टिक मार्केट, क्या क्या हुआ, क्या कैसे फर्क पड़ा, वो आज के सेशन का विषय है। आप जानते हैं दुनिया के 2 नेता इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे, जिनमें एक जेलेंस्की, जिनके बारे में कहा गया था कि यह व्यक्ति तो कॉमेडियन है, जल्दी ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि वाकई में पेशे से यह कॉमेडियन ही थे। और यह माना जा रहा था कि 24 फरवरी के बाद मात्र 72 घंटे में यूक्रेन छोड़कर के ये अपने पड़ोसी मुल्कों में शरण ले लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1.5 करोड़ से अधिक यूक्रेनियंस ने पड़ोसी राष्ट्रों में शरण ले ली। लेकिन इन्होंने अपना एक और ही परिचय दिया। जो व्यक्ति इतना हंसने और हंसाने वाला था, वो व्यक्ति एक गंभीर मुद्रा में बनकर निकला और अपने इस 1 साल में उसने जो अचीवमेंट किया वो एक ऐसे दृढ़ नेता की छवि का है कि हर कोई अंदर ही अंदर इस बात को तो मान रहा है कि जेलेंस्की, तुम डरे नहीं यार, तुमने अपने डर को किनारे करके दुनिया को यह दिखा दिया कि आपके सामने कितनी भी बड़ी महाशक्ति क्यों ना खड़ी हो, लेकिन अगर आप में जज्बा है तो दुनिया आपके पीछे आकर खड़ी होती है। यह दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन बनने वाला है। फर्क इस बात से बिल्कुल नहीं पड़ता साथियों, सत्य असत्य, अत्याचार, पुनर्विचार, इन सब पर एक बात कॉमन है और वो हावी है, और वो क्या है, आपका स्टैंड क्या है, आपको उस पर टिकना होगा। दुनिया स्वतः ही अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तभी तो फिल्मों में एक डायलॉग बनता है कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। इसका मतलब सही मायने में यह है कि आपका स्टैंड क्या है। यहां खड़ा होना आपके स्टैंड को बताता है, आपने क्या सोचा।
जेलेंस्की ने सोचा कि मैं हूं जो सही हूं और मेरे हिसाब से यूक्रेन को सरेंडर नहीं करना है। तो आप सोचिए कि उसने मिरेकल रच दिए। माना कि उसने इतनी तबाही देख ली जो शायद बहुत लंबे समय तक रिकवर ना हो, शायद इतने लोगों की जान दोबारा ना निकल के कहीं से आ सके, लेकिन फिर भी दुनिया को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि सरेंडर करने के स्थान पर क्या क्या और विकल्प हो सकते हैं। यह एक लाइफ लेसन है, लर्निंग है, जो आप और हम भी इस युद्ध को देखकर सीख सकते हैं। कई बार हम में से जीवन के ऐसे उपलक्ष्य आते हैं कि हम अपने लाइफ के स्टैंड्स को इस आधार पर डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, सामने वाला बहुत पावरफुल है और उस बहुत पावरफुल व्यक्ति के हिसाब से ढल जाओ, अदरवाइज वो आपको खत्म कर देगा। लेकिन जो तूफान में कश्तियां डटी रह जाती हैं वही किनारे तक पहुंचती हैं, शायद यह पतवार की निशानी होती है। साथियों, यहां पर भी यही हुआ है। जो जेलेंस्की ने किया है वो दुनिया के लिए एक लर्निंग लेसन बन गया है। खैर, हम जेलेंस्की की तारीफ के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे लेसन्स आज के सेशन के अंदर चर्चा में लाएंगे। हम रूस की भी इस चीज की तारीफ करेंगे कि पूरी दुनिया एक तरफ जिसके खड़ी हो गई हो, क्योंकि यूक्रेन का फेस केवल यूक्रेन नहीं था। यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन के पीछे बड़ी संख्या में वेस्टर्न वर्ल्ड के देश खड़े थे। यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के साथ नाटो कंट्रीज, लगभग अमेरिका अकेला $46 बिलियन का इसे अपनी तरफ से अभी तक सहायता उपलब्ध करा चुका है। $46 बिलियन। अगेन ये कितना होता है इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चीन ने पाकिस्तान को $60 बिलियन में खरीद लिया। अमेरिका ने $46 बिलियन की तो अकेले इसको मदद भेज दी है बिना किसी सौदे के। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, अमेरिका को क्या मिला? अमेरिका को बाजार मिला। क्यों? क्योंकि इस डर के माहौल में ही अमेरिका की बिक्री होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसने एक तरफ $46 बिलियन का मदद किया है, $5 बिलियन तो वो पड़ोसी देश पोलैंड से इसलिए ले गया कि तुम्हें मैं वेपन दूंगा, मुझसे तुम सौदा कर लो। अमेरिका को केवल लोगों को डराना है और डरते हुए अपने आप के व्यापार को आगे बढ़ाना है। सारे नाटो देश इस डर में कि हमारी हिफाजत केवल अमेरिका कर सकता है, अमेरिकी वेपन खरीदने लग गए। साथ में उसके दूसरे सबसे बड़े दुश्मन जिसका नाम रूस है, उसका स्वतः ही इतना नुकसान हो रहा है, इससे अमेरिका फिर से आगे उभर कर आया। दैट मीन्स अमेरिका का अगर विश्लेषण किया जाए तो एक लाइन में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका ने इस युद्ध को जिस तरह से प्लान किया वो उस पर अभी तक कामयाब है। उसकी प्लानिंग में जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी अपनी लाइन को और बड़ा करना और रूस की लाइन को और छोटा करना। वो पूरी तरह कामयाब हुआ। यानी इस युद्ध में जिसकी सबसे ज्यादा जीत हुई है वो अमेरिका है। अगेन, मैंने आपसे पहले भी कहा है, दुनिया में जब जब संघर्ष हुए हैं मजे मदारियों ने ही लिए हैं, क्योंकि आपको झगड़ा करके लोग मदारी की भूमिका में आते हैं और आपको झगड़ा करके आनंद लेते हैं या फिर आपको झगड़ा करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने जिस तरह से यहां पर आनंद लिए वो भी आज का एक जानने का विषय है। साथियों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी विश्लेषण किया जाएगा। युद्ध की एनिवर्सरी से पहले लास्ट यानी कि गुरुवार के दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में युद्ध को लेकर दुनिया क्या सोचती है या अमेरिका के द्वारा चलाया गया एजेंडा कितना कामयाब हुआ, इसको लेकर यूएनजीए के अंदर वोटिंग हुई। यानी ये एक तरह से ये समझिए कि युद्ध को रुकवाने में कितने लोग समर्थन देना चाहते हैं, या फिर यूं कहिए कि अमेरिका के समर्थन में कितने लोग खड़े हैं। तो 141 लोग निकल करके इस वोटिंग के अंदर आए। 7 लोग अगेंस्ट गए, जिसमें रूस खुद था और उसके साथ बेलारूस, सीरिया जैसे देश थे। साथ में जिन्होंने वोटिंग से एब्सटेन किया उसमें इंडिया, चीन, पाकिस्तान जैसे देश थे, जिन्होंने कहा कि हम किसी भी तरफ नहीं हैं। दैट मींस अगेन यहां पर एक मैसेज दुनिया को दिया गया कि यूक्रेन के समर्थन में 141 खड़े हैं, रूस के साथ 7 लोग खड़े हैं इंक्लूडिंग रूस। दैट मींस रूस अकेला पड़ रहा है, यह दर्शाने का प्रयास हुआ। यानी कि जितना जियोपॉलिटिक्स इस एक साल में दुनिया ने देखा है, शायद ही वो कभी इतनी पुनरावृत्ति कर पाएगी। तभी तो ट्रेंडिंग सेशन के अंदर इस समय ट्रेंड कर रहा है यूक्रेन वॉर और जेलेंस्की, क्योंकि दुनिया इन्हीं के बारे में जानना चाहती है। साथियों, 24 फरवरी 2022 के दिन यही समय था और लगभग इसी समय सुर्खियां आना शुरू हुई थी। शाम के समय पर सुर्खियां आना देश में शुरू हुई थी कि रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन के अंदर एंट्री कर दी है। रशिया ने इन्वेजन करते समय यूक्रेन के सभी दिशाओं से अटैक करने शुरू किए थे। यूक्रेन के दक्षिण, पूर्व दक्षिण की तरफ स्थित जो हिस्सा है जिसे आप क्रीमिया के नाम से जानते हैं, इस क्रीमिया नामक स्थान पर रूस के द्वारा वर्ष 2014 में ही कब्जा कर लिया गया था। बाकी हिस्सों पर भी रूस के द्वारा एंट्री की जा रही थी। इस एंट्री के बाद में जो जीवन के अंदर हुआ वो आज के विश्लेषण का बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा, जिसे जेलेंस्की ने एक वीडियो के साथ साझा किया है। इन्होंने कहा है कि एक समय था जिस समय यह युद्ध शुरू हुआ था, जिसने घनघोर निराशा हमें दी थी, लोगों को तोड़ दिया था, लोगों के स्तर को गिरा दिया था,
का विश्वास लोगों के अंदर इमोशंस के साथ टूटता हुआ दिख रहा था। लेकिन ये एक साल पूरे ब्रेवरी की तरह निकल कर आया। जहां हमें सफेद झंडे दिखाकर समर्पण के लिए सोचा गया था, वहां हमने नीले और पीले झंडे को पूरी तरह से ऊपर रखा। इन्होंने कहा कि हमने इस पूरे साल में जो दर्द झेला है उसका बदला हम लोगों ने पूरी ब्रेवरी के साथ लिया है। हमने पूरे हौसले के साथ खुद को लौटाया है। हमने रूस को पूरी तरह से लौटाया है। जिन क्षेत्रों पर रूस ने हमारे कब्जा किया था उन्हें हम वापस प्राप्त करने लग रहे हैं और पूरी दृढ़ता के साथ हम उसे पीछे धकेल रहे हैं। पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़कर के हमने लोगों को जीवन जीने का हौसला दिया है। ऐसा एक वीडियो इन्होंने यहां पर साझा किया है। साथियों, इसी के साथ साथ बाइडेन ने भी आज अपने द्वारा यह साझा करते हुए दिखाया कि मैंने भी इस डर को बिल्कुल फील नहीं किया। मैं कीव में जाकर के उनसे मिलकर आया हूं। आपको मालूम होगा, आज से 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जेलेंस्की की मतलब जो यूक्रेन की राजधानी कीव है वहां जाकर आए हैं। यह दिखाने का जेस्चर कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। उन्होंने अपनी तस्वीरें साझा करके इस बारे में दुनिया को बताया कि हमने देखिए कितना अच्छे से दुनिया के साथ खड़ा होकर एक तरह से पूरी वो दिखाई है, यूनिटी दिखाई है, सॉलिडरिटी दिखाई है। साथियों, 44 से ज्यादा देश इस समय आज दुनिया के अंदर इनके समर्थन में अपनी अपनी तस्वीरें जारी कर रहे हैं। दुनिया भर की तस्वीरें यूक्रेन के समर्थन में आज के दिन पर जो दिखाई जा रही हैं, उनमें ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, यूरोपियन यूनियन की जहां बैठकें होती हैं, लंदन, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, आप दुनिया भर के लोगों को यूक्रेन के समर्थन में या तो उसका फ्लैग लिए हुए या उसके समर्थन में नारे लगाते हुए देख सकते हैं। यहां पर प्राग दिखाई दे रहा है, लंदन दिखाई दे रहा है, जहां सड़कों को ही नीला और पीला कर दिया गया है यूक्रेन के झंडों के हिसाब से। आप यहां पर बर्लिन में लोगों को कैंडल जलाते हुए देख सकते हैं, जर्मनी के अंदर जहां लोग यूक्रेन के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। इन सारी बातों की विशेष रूप से आगे चलते हुए जानकारी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए आज का जो सबसे बड़ा विज्ञापन है वो सुन लीजिए। विज्ञापन यह है साथियों, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है श्री मंदिर। श्री मंदिर एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस के साथ साथ यदि हो तो आपका मोबाइल ही मंदिर की तरह काम करने लगेगा। इस मोबाइल के मंदिर बनाने के पीछे की जो पृष्ठभूमि है यह है कि आप में से बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो अपने जहां निवास स्थान है उससे कहीं ना कहीं दूर कहीं रह रहे हैं। कोई पढ़ रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक एप्लीकेशन श्री मंदिर आता है जो आपके फोन में ही एक मंदिर स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य है आज की भागदौड़ की जिंदगी में अगर आप मंदिर के दर्शन करने के लिए कहीं परेशान हो रहे हैं तो अपने मोबाइल में लाइव अपने किसी भी प्रमुख मंदिर का, चाहे फिर वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वैष्णो देवी टेंपल हो, आप अपने मोबाइल में लाइव कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार स्टार्टअप शुरू किया गया श्री मंदिर, और उस श्री मंदिर एप्लीकेशन में दिनों के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से पंचांग, कैलेंडर, सारी चीजें बनाकर आपको एक मंदिर फॉर्मेट मोबाइल में उपलब्ध कराया गया है। आप अपने मोबाइल में तो इसे जरूर इंस्टॉल करें ही, इसके साथ साथ अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें तिथियों के लिए परेशान होना पड़ता है कि आज दिनांक क्या है, डेट, आज की तिथि क्या है, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, ज्योतिष लग्न क्या कहती है, वो सारी जानकारी आपको यहां इस एप्लीकेशन पर दी जा रही है। इतना ही नहीं, दिनों के हिसाब से यहां पर भजन, हिंदू साहित्य, संपूर्ण पंचांग जैसी जानकारियां एप्लीकेशन पर दी जा रही हैं। उस एप्लीकेशन का लिंक हमने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जहां पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, साथ में जहां अपना सेशन है उसके नीचे की तरफ यहां पर डिस्क्रिप्शन होता है। ये जो 3-4 लाइनें लिखी होती हैं, जहां पर अपना अंकित इंस्पायर इंडिया दिख रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, आप इस पर भी अगर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आप इस एप्लीकेशन को दोनों ही जगह, चाहे कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथियों को रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आपको रूस के द्वारा की गई कार्रवाई की आज की स्थिति से अवगत कराते हैं। साथियों, रूस अभी तक 6 यूक्रेनियन शहरों पर कब्जा कर चुका है। 6 यूक्रेनियन शहरों के अंदर ये जो शहर हैं, लोहांस्क, डोनेत्स्क, मेलिटोपोल, मारियोपोल, ज़ेपोरिज़िया, क्रीमिया, ये वो शहर हैं जिस पर रूस का कब्जा है। 365 दिन की जो वॉर है, इसके अंदर फिलहाल जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जहां रशियन कब्जा है, उसको हम आज के 1 साल की तस्वीरों में आपके साथ साझा करेंगे। आपके सामने तस्वीरें साझा करें, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स बताते हैं। साथियों, इस वॉर के अंदर अभी तक 27,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 1.86 करोड़ लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे घरों में पलायन कर चुके हैं। 50 लाख से अधिक बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। छोटे बच्चों को पढ़ने वाली स्कूल
स्कूलें बची ही नहीं हैं, जंग में वो सब खत्म हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात माने तो यूक्रेन के अंदर लगभग 13,000 सैनिकों की मौत हुई है, वहीं रूस के लगभग 14,000 सैनिक इस युद्ध के अंदर मारे गए हैं। यह डेटा लास्ट 2022 दिसंबर तक का है। अगर हम नॉर्वे डिफेंस चीफ का वादा माने तो उनके अनुसार यूक्रेन के अंदर 1,30,000 सैनिकों और आम लोगों की मौत हुई है या वो घायल हुए हैं। दुनिया भर के अंदर अलग अलग प्रकार के डेटा अलग अलग न्यूज एजेंसीज के द्वारा साझा किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों से इस बात की वाकई में पुष्टि होती है कि दुनिया बहुत बुरी तरह इस युद्ध से प्रभावित हुई है। चूंकि हम इससे जान माल की सीधी क्षति को प्रभावित नहीं, हम उसको मतलब फील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारी नजर में यह युद्ध केवल एक मैच की तरह दिखाई दे रहा है। मैच से मतलब यह है कि हमें लग रहा है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स रूस के साथ जुड़े हुए हैं, रूस हमारा बहुत बड़े समय तक मित्र रहा है। हमारी आज की राजनीति भी जो है वो पूरी तरह से यही चाहती है कि जिसने हमारा बुरे समय में साथ दिया हो, हम उसका साथ इस तरह से दें कि उसे यह ना लगे कि हमारी जरूरत जब थी तब हम पीछे हट गए। लेकिन साथियों, इस पूरे युद्ध में जितना रशियंस को परेशानी हुई है उतना यूक्रेनियंस को परेशानी हुई है। और युद्ध के अंदर साथियों केवल वही लोग जीतते हैं जिन्हें इसके फायदे होते हैं, बाकी जनता अपनी जान गंवा करके ही युद्ध के अंदर आहुति का काम करती है। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। जहां मई 2020 के अंदर गूगल अर्थ का ये मैप आप देख रहे हैं, एक बसा बसाया शहर आपको यूक्रेन में दिखता था, आज वहां पर केवल खंडर हैं, वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। अगर हम यहां के फैक्ट्स को बताएं तो रूस ने अभी यूक्रेन की लगभग 17% जमीन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन यूक्रेन ने इसमें से बहुत से हिस्से को वापस भी छुड़ाया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर पहली बार सबसे ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा हो तो 1.86 करोड़ लोगों ने घर छोड़े हैं। ये तस्वीरें अपने आप में साथियों बयान करती हैं। आज जब हमारे ऊपर आकर बीतती है तो हम दर्द को महसूस करते हैं। आज अगर आपका बच्चा इस प्रकार से ठंड में ठिठुर रहा हो, आपका बच्चा इस प्रकार से किसी दुखी हालत में हो और उसे यह ना पता हो कि उसे वापस घर कब आना पड़ेगा, एकदम आपके अंदर तक का दिल रोने लगेगा। आज जिस तरह से आप अपने आशियाने में रह रहे हैं, अचानक आपको पता चलता है कि उसे रातों रात छोड़कर जाना पड़ेगा और फिर वापस आप कभी नहीं आएंगे। आप ऐसी स्थिति को जब खुद से कभी फील करेंगे ना तो एकदम सेटबैक में चले जाएंगे कि युद्ध से असल में किसे क्या मिला। आप यहां पर देख सकते हैं साथियों, तभी तो भारत एक ही लाइन बोलता है कि दुनिया में युद्ध रोकने का केवल एक ही आधार है और वो है पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग, दैट इज पीडीडी। केवल बातचीत से, शांति से और डिप्लोमेसी, कूटनीति से ही युद्धों को रोका जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे आम जन सफर करता है। ये भारत की इस पूरे युद्ध के दौरान विचारधारा रही है। दुनिया इस बात का समर्थन करती है, तभी तो G20 जैसे अध्यक्षता हम देशों को हमको मिली है। इसमें रूस भी आगमन है और अमेरिका का भी आगमन है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं मित्रों। ये अपने आप में आपको बताती हैं कि कैसे आप रातों रात अपना घर छोड़ने के लिए विवश होते हैं। लोग रास्तों में इस प्रकार से अपने बच्चों के साथ इस ठिठुरन भरी रात में, जब माइनस में टेंपरेचर है, वहां क्योंकि राजनेताओं के राजनयिक लक्ष्य हैं, इन लोगों को क्या पता इस बच्चे को जो ठंड में ठिठुर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, इन्हें अपना भविष्य कुछ नहीं पता है। ये सड़कों पर हैं, इन्हें कुछ अपने बारे में आइडिया नहीं है। पटरियों से लोग छोड़ छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोलैंड में यूक्रेन से निकलकर लगभग 96 लाख लोगों ने पलायन किया है। उनका वापस क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस जगह से वो छोड़कर भागे हैं वहां तो अब कोई और मुल्क राज कर रहा है, और अगर मुल्क नहीं तो किसी और बड़े व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया होगा। 28 लाख से ज्यादा यूक्रेन के लोग जान बचाने के लिए रूस में भी घुस गए। ये हमें मत मारो, राजनीतिक युद्ध है, हमें अंदर ले लो। दुनिया भर के अंदर पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, यूक्रेन, रूस, इतने सारे लोगों ने पलायन किया। स्लोवाकिया, रोमानिया, मालदोवा, ये सब लोग इधर से उधर निकलकर जान बचाने के लिए दूसरे देशों में भागे हैं। तबाही को अगर आप तस्वीरों में देखें, मैंने आपसे फिर से कहा था, सेशन की शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि आप इस युद्ध की आज की बरसी को, आज की जो वर्षगांठ हो रही है इस युद्ध की, उसे आप इस तरह से देखें कि इसने कैसे जख्म दिए, किसे क्या मिला। क्योंकि असल में युद्ध के अंदर कोई जीतता है, कोई हारता है, तय है, लेकिन असल में मानवता को क्या मिला? केवल जख्म, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी देश इसमें अगर खुश है तो वो जिसके हथियार बिक रहे हैं, दैट इज अमेरिका, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई खुश नहीं है। सब तरफ तबाही, सब बर्बाद हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, लेकिन
ठीक है, शायद इसी को कलयुग कहते हैं। सह अस्तित्व का भाव ही शायद इस संसार से कहीं खत्म हो गया है। खैर कोई नहीं, आप यहां पर फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान यूक्रेन को हुआ है। 12 एयरपोर्ट तबाह हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा कारें खत्म हुई हैं, खेती की मशीनें, 2500 से ज्यादा बच्चों के स्कूल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बंदरगाह, इसके साथ साथ 10 में से 1 अस्पताल, 1,40,000 घर ये युद्ध के अंदर तबाह हुए हैं। अब आप कहेंगे युद्ध है तो तबाही तो होगी ही, आप ऐसा क्या सेंटिमेंटल भाषण दे रहे हैं? लड़ेंगे तो मरेंगे भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इन लोगों ने खुद ने युद्ध नहीं चुना था एक तरफ जेलेंस्की ने तो एक तरफ रूस ने। दोनों रूस के मतलब पुतिन ने, दोनों ने अपनी तरफ से युद्ध का चुनाव किया। युद्ध के चुनाव में इन लोगों ने केवल इतनी गलती की कि ये उस क्षेत्र में रहते थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा था। आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस युद्ध से अप्रभावित हैं, वो अपनी किस्मत को धन्यवाद दे रहे होंगे। फोर्ब्स का दावा है कि कम से कम 9 लाख करोड़ रुपए का तो यूक्रेन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कर दिया है रूस ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अनुसार देश को 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 40 देशों ने हालांकि यूक्रेन को मदद पहुंचाई है, जिसकी वजह से 9.5 लाख करोड़ रुपए की मदद पहुंची, और यह मदद अपने आप में इनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल हुई जो लागत है या नुकसान है उसके बराबर है। इस पूरी लागत में दुनिया भर के बड़े राजनेताओं ने यूक्रेन का समर्थन दिया। असल मायने में यह जान लीजिए कि यही युद्ध की शायद सबसे बड़ी वजह थी। यदि आप में से कोई यह जानना चाहे कि इस जनता ने अपने ही राजनेताओं को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका, तो इसके पीछे का यह सॉल्यूशन शायद आपको समझ में आ जाए। यूक्रेनियंस की या यूक्रेन के लोगों की अगर कोई गलती रूस की नजर में है तो वो क्या है? तो उसकी नजर में, जो रूस की नजर में गलती है वो ये है कि यूक्रेन के लोगों ने अपने ये जो जेलेंस्की है इसको क्यों नहीं हटाया। पुतिन बार बार एक ही लाइन बोल रहे हैं कि मैं यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहता था, और साथियों वास्तविकता भी है। 1991 से लेकर के जब यूएसएसआर 15 देशों में टूटा, यूक्रेन वॉर सबसे भीषण वॉर है, जबकि यूएसएसआर टूटने से 15 और भी देश बने थे। 15 देशों के अंदर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, ये अजरबैजान, ये सब देश बने थे। रूस इनके साथ सह अस्तित्व से रह रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन पर ही हमला हुआ? यह भी एक ऐसा पक्ष है जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक यह विचार कर लिया हो कि इसका मतलब पुतिन गलत है, लेकिन पुतिन का जो डर है अब आप वो भी जान लीजिए। पुतिन का कहना यह है कि जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुए कोल्ड वॉर ने, जिसमें अमेरिका ने यूएसएसआर को 15 टुकड़ों में तोड़ दिया, अब वही 15 टुकड़ों में से एक टुकड़ा यूक्रेन नाटो के नजदीक जा रहा है। यानी यह साफ पता चल रहा है कि इस पूरे 1991 के एपिसोड के पीछे नाटो देश थे। तो इस बात को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं, या नाटो को अपने इतना करीब आते हुए कैसे देख सकता हूं? तो पुतिन ने असल में रिटेलिएट किया है। पुतिन का जो ये सारा कारनामा है, पुतिन बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, आप मुझे गलत समझ सकते हैं, लेकिन असल मायने में जो गुनहगार है उसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं। गुनहगार कौन है? जो जेलेंस्की को युद्ध में धकेल दिए, जेलेंस्की के साथ आकर खड़े हो गए, जिन्होंने कहा कि तुम्हारे लोग सफर करें तो करने दो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि ये यूक्रेन से कुछ कमाना चाहते थे, इसका मतलब यह था कि ये रशिया की मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे। यानी यूएसएसआर जो विचारधारात्मक रूप से यूएसए को हमेशा कंपटीशन देता आया, उसको ये नीचे दिखाना चाहते थे, और उसको नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने जेलेंस्की के साथ कंधे से कंधा मिलाया। तो जो पुतिन का नजरिया है अब आप वो भी जान लीजिए। जनता का नजरिया आपने जान लिया, अब पुतिन का नजरिया जान लीजिए। पुतिन का मानना है कि एक तरफ जनता ने अपने साथ में एक ऐसे नेता को रखा जिसको अगर वो चाहते तो बदल सकते थे, अगर उसे बदल देते तो यूक्रेन पर हमला नहीं होता, क्योंकि इस नेता की जिद ने कि मैं यूक्रेन को नाटो में शामिल करूंगा, मैं यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में लेकर जाऊंगा, इसी ने पुतिन को भड़काया। पुतिन को असल मायने में जिससे सबसे ज्यादा जिद थी वो इस बात से थी कि आप मुझसे टूटकर पहले अलग बने, और अलग बन के आप अब मेरे खिलाफ के गुट में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब कल को आप मेरे अंदर भी एंटर करेंगे, और जो यूक्रेन में रूस समर्थित लोग रहते हैं उनका आप दमन करेंगे। इसलिए मैंने रिटेलिएशन किया है। तो रशिया का स्टैंड क्या है कि जो खारसान प्रोविंस वाला जो हिस्सा है वहां पर कई रूसी समर्थित लोग रहते हैं, आप उनको बुरी तरह से दमन करना चाहते थे, मैंने इसलिए आपसे बदला लिया है। ठीक है ना? दोनों का स्टैंड आपको पता होना चाहिए। कभी भी एक पक्ष पता होता है तो नुकसान होता है, दोनों पक्ष पता होते हैं तो फिर आपके पास आजादी होती है।
तार्किक रूप से सोचने की कि कौन ज्यादा सही, क्योंकि युद्ध के अंदर गलत तो दोनों हैं, लेकिन इनमें से कोई कम गलत है, शायद वही ज्यादा सही है। साथियों, दुनिया भर से जो मिला यूक्रेन को दान था वो आपके सामने है, लेकिन रूस को मिला दान कहीं भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि रूस के साथ कोई नहीं आया। दैट मीन्स आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि रूस ने इस युद्ध में जिस प्रकार से यूक्रेन के खिलाफ अपने आप को रखा, असल मायने में यूक्रेन के खिलाफ नहीं था, वो इन्हीं मददगारों के खिलाफ था कि आप लोग यूक्रेन की मदद करके उसे एक पक्ष से मजबूत करके मुझे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में जिस प्रकार से जेलेंस्की हीरो बनकर के वेस्टर्न मीडिया में बने, पुतिन भी एक दिन हीरो कहे जाएंगे। और वो किस लिए कहे जाएंगे, उसके पीछे का कारण जान लीजिए, क्योंकि पुतिन वो व्यक्ति बनेंगे जिसके साथ शायद ही दुनिया का कोई देश खुलकर सामने आ रहा था। खुलकर जब कोई देश सामने नहीं आया, यूएन की वोटिंग होती है कल के दिन, उसमें केवल 7 लोग यूएन रशिया के साथ आते हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश उस वोटिंग से किनारा कर लेते हैं कि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। दैट मींस खुलकर जिस तरह से यूक्रेन के समर्थन में दुनिया चली आई, रूस के समर्थन में कोई नहीं गया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पुतिन ने इतने सारे लोगों को एक तरफ से एक डंडी से हाँक दिया। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। यानी जिस प्रकार से हम जेलेंस्की को एक तरह से हीरो पुट्रे कर रहे हैं, असल में वो हीरो के साथ इतने सारे लोगों की मदद लगी है, बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगा है। लेकिन इस युद्ध में एक तरफ से रूस भी तो इन्वॉल्व है, उसके भी तो सैनिक मर रहे हैं, उसका भी तो वेपन खत्म हो रहा है, उसके भी तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, उस पर भी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। दुनिया के किसी भी देश में उसकी आवाजाही बंद हो रखी है। उसके यहां के बिजनेसमैन सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके व्यापार वेस्टर्न वर्ल्ड से खत्म हो चुके हैं। फिर भी वो कह रहा है कि मैं युद्ध में सरेंडर नहीं करूंगा, अंत में जीत तो मेरी होगी। यानी पुतिन भी अपने आप में एक हीरो बनकर इस स्टोरी में निकलेंगे। तो सर फायदा किसको हुआ? व्यापारियों को। जैसे व्यापारी नंबर 1 जो आपके सामने बाइडेन वहां है, जिन्होंने 45 हजार करोड़ रुपए के हथियार पोलैंड को बेच दिए क्योंकि तुम्हें रूस मार सकता है, सतर्क रहिए और हमसे वेपन खरीद लीजिए। और तो और बाकी नाटो मेंबर्स को इंक्लूडिंग जर्मनी, उससे कहा गया कि आपको F-35 फाइटर जेट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बंद हो गई है, हो सकता है रूस आप पर हमला कर दे, अपने डिफेंस के लिए F-35 ले लो। आपको रूस से गैस मिलना बंद हो गई है, मुझसे गैस ले लो, मैं आपको उच्च दामों पर गैस दूंगा और मुनाफा कमाऊंगा। रशिया यहां पर व्यापारी बना, अमेरिका यहां पर व्यापारी बना। मैं आपको एक यहां पर याद दिलाना चाहूंगा साथियों, आपको पता हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी अमेरिका सबसे पैसे वाला देश कैसे बना था? शुरुआत में वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था, वो ऐसे ही युद्ध के अंदर फाइनेंसेस दे रहा था, लोगों को वेपन बेच रहा था, जरूरी सामान दे रहा था और मुनाफा कमा रहा था। और उस स्थिति में जब जापान को यह समझ में आया कि बेटा अमेरिका तुम लोगों से मुनाफा कमा रहे हो, अब हम तुम्हें भी टारगेट करेंगे, ऐसा करके जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, जिसके चलते अमेरिका को सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना पड़ा था। और उसने दुनिया को अजूबा परमाणु बम का दे दिया और उससे परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर लिटिल मैन और फैट बॉय नाम से डाले गए, जिससे जापान तबाह हुआ और सेकंड वॉर खत्म हुआ। कहने का कुल मिलाकर अर्थ क्या है कि अमेरिका हमेशा से ही युद्ध से मुनाफा कमाता आया है, लेकिन इसी राह पर टर्की था जिसने अपने आप को इतना मुनाफा कमाते हुए देखा इस बायरक्तार ड्रोन के कारण, जिसकी कल्पना भी नहीं थी। आज इस ड्रोन की 3 साल की एडवांस बुकिंग है, क्योंकि इस ड्रोन ने यूक्रेन के साथ देकर के तुर्की को एक बहुत बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना दिया है वेपन्स का। इसकी एक कंपनी बायरक्तार ड्रोन बनाती है और उस TB2 बायरक्तार जो ड्रोन की बिक्री है वो अगले 3 साल के लिए रिजर्व हो गई है। दुनिया को रूस के युद्ध से क्या मिला आप यहां पर देख सकते हैं, सबकी GDP माइनस में चली गई, सबकी ग्रोथ खत्म हो गई, किसको भी फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं, इंडिया ने UNGA से जब इस वोटिंग से एब्सटेन किया तो क्या किसी ने हमें मनाया नहीं कि आप रूस के खिलाफ वोट करो? इंडिया का वोटिंग में पार्टिसिपेट ना करना, इसका मतलब सीधा सा है, वो ये कहता है कि मैं रशिया यूक्रेन युद्ध में अगर वोट कर दिया तो इसका सीधा सा अर्थ है या तो मैं यूक्रेन की तरफ हूं या मैं रूस की तरफ हूं। जैसे आज हमारे देश में हो रखा है, आप या तो मोदी के तरफ हैं या मोदी के विरोध में हैं। या आप ये समझकर चलिए, अगर आपको राष्ट्र प्रेम दिखाना है तो इसका मतलब माना जाता है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन में हैं। आप एक बार भी देश प्रेम की बात कर दीजिए, आपको जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो उठाकर डाल देंगे, आहा मोदी भक्त है ये तो। और आप एक बार भी राष्ट्र के विरोध में बात कर दीजिए, ओहो ये तो देशद्रोही है। या 2 ही पैमाने हैं, या तो आप राष्ट्रभक्त हैं तो मोदी भक्त हैं, और अगर आप विरोधी हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। इसका मतलब आपने अपने आप को इतना ज्यादा
प्रमोट कर दिया है, या फिर यूं समझिए एक्सपोज हो चुके हैं आप थ्योरेटिकली, कि आप डरते हैं कि आपकी राय क्या हो। इसी वजह से मेरे जैसे लोग जब आप पूछते हैं ना आपको कौन सी राजनीतिक पार्टी पसंद है, मैं आपसे कहता हूं अपने हिसाब से सोचो। मैं रोजाना कमेंट अलग अलग पार्टी के सुनता हूं, कई बार आप मुझे मोदी भक्त बना देते हैं, कई बार आप मुझे कांग्रेस भक्त बना देते हैं, कई समझदार होते हैं कि सर न्यूट्रल है, अपनी बात बताएंगे नहीं। ऐसा ही स्थिति भारत ने अपना रखी है यूएन के अंदर। क्या विचारों से देखकर समझ में ही नहीं आता इंडिया रूस के साथ है या अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ भी वो व्यापारिक डील करता है, रूस के साथ भी व्यापारिक डील करता है। समझने वाले अपने हिसाब से समझते हैं कि साहब इंडिया ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया, मतलब इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मतलब था अगर विरोध में पार्टिसिपेट किया तो यूक्रेन के साथ, और अगर पक्ष में पार्टिसिपेट कर दिया तो रूस के साथ। इंडिया कहता है मेरी तो आइडियोलॉजी अलग है, मेरी आइडियोलॉजी है कि यह समय युद्ध का नहीं है। तो बोले किसका है? बोले पीस, शांति का है, डिप्लोमेसी का है और डायलॉग का है। अंत में भी जब युद्ध समाप्त होगा तब भी आपको वार्ता करनी पड़ेगी, आपको एक दूसरे के साथ साथ कूटनीतिक संबंध बनाने पड़ेंगे। तो जब समय उसका है तो आप लोग समय पर क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया इस कारण से एब्सटेन कर देता है। इंडिया को मनाने के लिए बहुत सारे देशों ने लॉबिंग की थी। हमसे रशिया ने भी कहा कि यार आ जाओ हमारे पक्ष में वोटिंग दे दो, फ्रांस ने भी कहा आ जाओ यार यूक्रेन के पक्ष में वोटिंग कर दो। इंडिया ने कहा नहीं भाई, हम वोटिंग किसी के पक्ष में नहीं देंगे, प्रस्ताव ले आओ, अपने हिसाब से प्रस्ताव पारित कराना है करा लो। यहां पर यूक्रेन के समर्थन में वोटिंग हुआ, यूक्रेन खुश हुआ। रशिया ने समझ लिया कि इंडिया किसी का पक्ष नहीं लेता, इसका मतलब इंडिया की अपनी आइडियोलॉजी है। इसी राह पर चीन भी है और इसी राह पर अपना बेटा पाकिस्तान भी है। ठीक है, यह आपको हुई कल की वोटिंग का परिणाम है, जिसमें यूक्रेन के पक्ष में यानी कि युद्ध को खत्म करने के पक्ष में 141 लोग थे, पर इसी विपक्ष में 7 लोग थे और एब्सटेन करने वाले में इंडिया इंक्लूड करके 32 देश थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर जब दुनिया भर के अंदर यह स्थिति है तो भविष्य की राह क्या है? तो भविष्य की राह क्या है अब मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए, कोइंसिडेंशियली यही देश यानी भारत अब ये सभी लोगों की अध्यक्षता करने जा रहा है। जी हां साथियों, अगले 7 दिन के भीतर भीतर, आज आप इस सेशन को 24 तारीख को सुन रहे हैं, 1 मार्च यानी अगले 5 दिन के भीतर अमेरिका से चलकर अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस से चलकर रूस के विदेश मंत्री इंडिया आ रहे हैं। बात तो है G20 के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक की, लेकिन सबको पता है कि इंडिया से उम्मीदें केवल मध्यस्थता की हैं, कि इंडिया इन दोनों ताकतों को बिठाकर मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि पूरा साल इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। दुनिया भर के राजनेता इंडिया इकट्ठे होंगे, दुनिया भर के विदेश के जो बड़े देश 20 देश हैं उनके जितने भी हेड हैं वो इंडिया में प्रेजेंट होंगे। ऐसी स्थिति में उम्मीद की जाती है कि एक टेबल पर जब सब लोग बैठेंगे तो हो सकता है इस विषय पर चर्चा हो कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। 1 और 2 मार्च 2023 को दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जहां पर बड़े बड़े राजनेता एकत्रित होंगे और इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इस बीच में सेक्रेटरी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया तीनों की यात्रा पर हैं, और ऐसी स्थिति में है कि यहां पर आकर के इंडिया की इस प्रेसिडेंसी के चलते बात की जाए। फिर आप पूछेंगे इंडिया ने एब्सटेन किया तो किसी ने विरोध नहीं किया क्या? यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम इंडिया के स्टैंड की तारीफ करते हैं। करोगे ही ना, क्योंकि इंडिया अपना स्टैंड इसलिए रख रहा है क्योंकि दुनिया फिर से 2 गुटों में बंटने की सोच रही है। लेकिन अब दुनिया यह समझ चुकी है कि गुटों में नहीं बंटना है, अपनी एक पहचान बनानी है, वो इंडिया है। ऐसी स्थिति में ईयू बोलता है कि हम इंडिया के स्टैंड की तारीफ करते हैं, रेस्पेक्ट देयर पोजीशन, इवन दो इन्होंने हमसे खूब इंसिस्ट किया था कि आप हमारे साथ आके मिल जाओ, इंडिया नहीं मिला। उम्मीद है आपको यह बात भी अच्छे से समझ में आ रही हो। कुल जमा बात यह है कि आपको पूरी घटना का विश्लेषण और अब तक का अपडेट मैंने यहां पे इस सेशन के माध्यम से दे दिया है। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, मेरे जितने भी प्यारे और अच्छे और सम्माननीय मित्र हैं उनसे छोटी सी गुजारिश यह है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो उसे दबा दीजिए, क्योंकि उसे दबाने के बाद जब भी भविष्य में हमारा वीडियो आएगा आप तक इंफॉर्म हो जाएगा, लेकिन उसका चार्ज एक भी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगता उसे क्लिक करने का। फायदा हमें बहुत होता है, हमारा मोटिवेशन 7वें आसमान पर होता है कि अब हम आप तक जल्दी से पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, आप हमारे वीडियो को अपने साझा मित्रों से साझा करें यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं। इसके लिए नीचे शेयर का बटन दिया हुआ है और एक थम्स अप का बटन है जिसे लाइक का बटन कहते हैं, आप उसे दबाकर वीडियो को अपना समर्थन दे सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आपका क्या विश्लेषण है, उसे जानने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स आपके इंतजार में बिल्कुल पलक पावने बिछाकर बैठा है। आप अपने कमेंट हमें जरूर दें, ठीक है। बाकी सारी बातें आपके सामने हैं, आने वाला समय आपको बताएगा। बाकी हमने कमेंट बॉक्स के अंदर आपको श्री मंदिर एप्लीकेशन दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आज ही अपने पेरेंट्स और रिश्तेदारों के अकाउंट में उसे डाउनलोड करवा दीजिए ताकि उनके अपने मोबाइल के अंदर मंदिर स्थापित हो जाए। बाकी
आप सबको सूचना तो मिल ही चुकी है कि इस सोमवार से हमारा जो नया YouTube चैनल है आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर, उसके ऊपर हमारा शो जो केवल स्टूडेंट्स के लिए है, हमें पता है बहुत अच्छे से कि स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है, उनके लिए ही हम अपना एक डेडिकेटेड शो शुरू कर रहे हैं रियल न्यूज एंड एनालिसिस का। उसी चैनल पर अभी थोड़ी ही देर में, घंटे भर के अंदर एक और सेशन शुरू होने वाला है। हम सेशन करने वाले हैं और सेशन क्या है, हाल ही में पंजाब के अंदर जो घटना हुई है, खालिस्तान समर्थकों के द्वारा पुलिस थाने पर जो हमला हुआ है, बहुत ही चिंता का विषय है। खालिस्तान की मांग फिर से भारत के अंदर उठ रही है। क्या पाकिस्तान पांव पसार रहा है या खालिस्तान समर्थक देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज के सेशन में, जो कि हमारे नए चैनल आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर होगा, आप जरूर पहुंचे। उसका लिंक हम टेलीग्राम पर अंकित अवस्थी सर नाम से जो है शेयर करेंगे। हमारा एप्लीकेशन आ चुका है आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से, जिस पर पेड कोर्स अवेलेबल है। और बच्चों की जानकारी के लिए हम ये जानकारी दे दें, जो बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी होगी। पहले हमने 6 महीने बोली थी, क्योंकि कोर्स खत्म कराने के लिए 6 महीने चाहिए। असल में हम ड्यूरेशन को वैलिडिटी से कंफ्यूज कर दिए थे। वैलिडिटी इसकी 1 साल रहेगी, कोर्स ड्यूरेशन 6 महीने रहेगा। दैट मींस कोर्स 6 महीने के अंदर खत्म होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएंगी एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में। लेकिन उसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल रहेगी। आप आराम से उस बैच को साल भर तक बैठकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर ई बुक्स भी अवेलेबल होंगी, डेली क्विजेस होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, फ्री क्लासेस, करंट अफेयर्स, बाकी सब कुछ तो यहां होगा ही। हमारा एप्लीकेशन आपके लिए अवेलेबल है। आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर जो हमारा चैनल है, उस पर 27 तारीख से पूरी गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रख के 15 सवालों की श्रृंखला शुरू हो रही है। बाकी जिन्हें कोर्स बुक करना है, जल्दी से जाइए और अपने लिए कोर्स बुक कर लीजिए। अधिक सहायता के लिए हमारा कॉल सेंटर नंबर आपके लिए अवेलेबल है। अवेलेबल क्या है, 7878158882। ये हमारी क्लास की फीलिंग्स हैं जो इन्होंने लिख दी हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।